जब यह ड्रामेबाजी चल रही थी तब विपक्षी सांसद इतने धुन में थे कि उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं हुआ कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो रही थी। आप इस तस्वीर को देखिए, वहां पर क्या हो रहा था। भगवान राम की तस्वीर बार बार जमीन पर रखी जा रही थी। यह देखिए, विपक्षी सांसदों के पैरों में सट जा रही थी वो तस्वीर। यह देखिए, जमीन पर तस्वीर लग रही है। लेकिन मन में प्रभु श्री राम के लिए वो आस्था भी तो होनी चाहिए कि लगे कि भगवान को हम जमीन पर रख दिए या पैर में सटा दिए। बीजेपी ने पप्पू यादव और इंडी गठबंधन वालों पर प्रभु श्री राम के अपमान का आरोप लगाया। यहां तक कि किसी ने रोका तक नहीं, उल्टे सब हंस रहे थे वहां पर। एक समय तो पप्पू यादव समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के पैरों के पास प्रभु श्री राम की तस्वीर रखकर नतमस्तक हो गए। ये देखिए, वहां राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका वाड्रा सब थे। किसी ने नहीं कहा कि भगवान की फोटो लग रही है उनके पैर में। सब तमाशा देखते रहे और किसी ने पप्पू यादव को नहीं। संत के भेष में चंदा चोरी वाले ड्रामे के खिलाफ अब देश भर में विरोध हो रहा है। कई शहरों में राहुल गांधी, पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। तो वहीं गोरखपुर में विश्व हिंदू परिषद ने पप्पू यादव पर सनातन के अपमान का आरोप लगाते हुए बुद्धि शुद्धि यज्ञ का आयोजन किया। जब गिरी को छद्म सा गिरवा पहन करके चोरी करने का अधिकार है, तो पप्पू यादव को गिरवा पहन के गिरवा की रक्षा करने का अधिकार नहीं है। अब एफआईआर और इनके मौत से राहुल गांधी तो कभी डरे नहीं, प्रियंका गांधी तो डरे नहीं, तो फिर पप्पू यादव कब डर जाए। सनातन और भगवान के साथ गद्दारी करने वालों के खिलाफ, सनातन और इस भारत के 100 करोड़ लोगों के आस्था की रक्षा करने के लिए 100 बार पप्पू यादव को मरना होगा। तो मैं कफन बांध के डेली निकलता हूं। यानी एक तरफ 3 राज्यों के उपचुनाव के नतीजे और दूसरी तरफ संसद में आने वाले वो कड़े बिल जो इंडी गठबंधन की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं। विपक्ष सोच रहा था कि वो सरकार को घेरने में कामयाब रहा, लेकिन राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि असली पिक्चर तो अब शुरू होने वाली है। नरेंद्र मोदी इस हफ्ते जो बाजी चलने जा रहे हैं उससे पूरा नैरेटिव ही बदल जाएगा। छात्रों के मुद्दे पर राजनीति करने वालों को सरकार, संसद और कड़े फैसलों से जवाब देने के मूड में है। अभी इंडी गठबंधन वाले छात्रों के नाम पर मोदी विरोध की राजनीति में उलझे हैं। उधर पीएम मोदी आने वाले दिनों में 2 बड़े एक्शन से संसद में बड़े धमाके कर सकते हैं और जिन 2 बिलों पर सबसे ज्यादा बात हो रही है उनमें पहला बिल है एफसीआरए, दूसरा है डीलिमिटेशन बिल। और इन दोनों ही बिल से देश की राजनीति उलट पुलट हो जाएगी। इसी वजह से विपक्ष परेशान है और इसका विरोध हो रहा है। ये दोनों बिल विदेश से भारत में आने वाले चंदे और दूसरी तरफ संसद में सीटों की संख्या बढ़ाने से जुड़े हैं। और इन दोनों ही मुद्दों से विपक्ष को दर्द क्यों हो रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। अभी इंडी वाले छात्रों के नाम पर मोदी विरोध की राजनीति में उलझे हैं। उधर पीएम मोदी आने वाले दिनों में 2 बड़े एक्शन से संसद में बड़े धमाके कर सकते हैं। जिन 2 बिलों पर सबसे ज्यादा बात हो रही है उनमें सबसे पहला बिल है एफसीआरए अमेंडमेंट बिल, दूसरा है डीलिमिटेशन बिल। इन दोनों ही बिल से देश की राजनीति उलट पुलट जाएगी। इसी वजह से विपक्ष परेशान भी है और इसीलिए विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। ये दोनों ही बिल विदेश से भारत पर आने वाले चंदे पर पैनी निगरानी और संसद में सीटों की संख्या बढ़ाने से जुड़े हुए हैं। इन दोनों ही मुद्दों से विपक्ष को दर्द हो रहा है। एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इससे विदेशी चंदे के इस्तेमाल पर सख्त निगरानी होगी। रजिस्ट्रेशन खत्म होने पर संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण का प्रावधान होगा। इसकी निगरानी के लिए अलग से अथॉरिटी बनेगी। सरकार का तर्क हमेशा से यही रहा है कि विदेशी फंडिंग पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए और उसका इस्तेमाल भारत के हितों के खिलाफ नहीं होना चाहिए।
दूसरी तरफ विपक्ष और कई सामाजिक संगठन कह रहे हैं कि जरूरत से ज्यादा सख्ती से सामाजिक संस्थाओं के काम पर असर पड़ सकता है। अगर सरकार नया संशोधन लाती है तो सबसे बड़ी बहस यही होगी कि क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है या फिर नागरिक संस्थाओं की स्वतंत्रता का। सरकार का तर्क है कि इस बिल से विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता आएगी, राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ का मौका किसी को नहीं मिल पाएगा, जबकि इस बिल का मकसद विदेशी फंड पर जवाबदेही को बढ़ाना और इसके दुरुपयोग को रोकना है। जबकि विपक्ष का तर्क है कि इससे एनजीओ पर दबाव बढ़ेगा, सामाजिक संस्थाओं की स्वतंत्रता प्रभावित होगी और सरकार विरोधी आवाजें सीमित होंगी। यानी पहला बड़ा राजनीतिक संघर्ष विदेशी चंदे के सवाल पर हो सकता है, लेकिन इससे भी बड़ा राजनीतिक विस्फोट दूसरे मुद्दे पर माना जा रहा है, डिलिमिटेशन। ये एक शब्द नहीं है, बल्कि आने वाले सालों में देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला मुद्दा है, क्योंकि इसका सीधा असर संसद की सीटों पर पड़ सकता है। डिलिमिटेशन मतलब परिसीमन। दरअसल एक बिल में 2 पैकेज हैं। इसके जरिए लोकसभा सीट 550 से 850 तक बढ़ाना, लोकसभा क्षेत्र का आकार दोबारा तय करना है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि इस बिल के जरिए सरकार अपना एजेंडा सेट कर रही है और इससे सिर्फ उन इलाकों की सीटें बढ़ेंगी जहां बीजेपी का दबदबा है, जबकि दक्षिण के राज्यों की सीटें कम होंगी। डीलिमिटेशन बिल अभी तो एजेंडे में नहीं है, लेकिन सरप्राइज की बात सभी कर रहे हैं। विपक्ष को इसी बात का डर है कि कहीं डीलिमिटेशन बिल सरकार लेकर ना आ जाए। डीलिमिटेशन बिल से विपक्ष क्यों टेंशन में है, इसे आप ऐसे समझिए कि उनका जो मुस्लिम वोट बैंक है, खास करके जिसको वो मान के चलते हैं कि ये कहां जाएगा मोदी के पास, उसके बिखरने का सबसे बड़ा खतरा उनको लग रहा है। और मैं आपको असम के उदाहरण से बताता हूं, जहां 2023 में डीलिमिटेशन हुआ और उसके बाद क्या हुआ वो आप देखिए। असम में पहले 35 मुस्लिम बहुल सीटें हुआ करती थी, जो डीलिमिटेशन के बाद घटकर 22 रह गई, यानी 13 सीटें सीधे सीधे घट गई। मुस्लिम बहुल बराक घाटी की सीटें 15 से घटकर 13 हो गई। बारपेटा जिले की सीटें 8 से घटकर 6 हो गई। मुस्लिम बहुल बारपेटा सीट को पुनर्गठित करके शेड्यूल कास्ट आरक्षित सीट कर दिया गया। शेड्यूल ट्राइब आरक्षित विधानसभा सीटें 16 से बढ़कर 19 हो गई और शेड्यूल कास्ट समुदाय की सीटें 8 से बढ़कर 9 हो गई। यानी असम में इंपैक्ट दिखा डीलिमिटेशन का, और इसीलिए ये लोग घबराए हुए हैं। देश में डीलिमिटेशन के बाद इसी तरह से ये होगा नहीं होगा अभी कोई नहीं जानता, लेकिन असम के परिसीमन ने विपक्ष को डर पैदा कर दिया।